नमस्कार साथियों, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सेट वन। आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक एक अंक का रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी गलत उत्तर रहेगा उसके लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, ये आपको बता दिया गया टोटल। हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। मतलब बोलता है कि आपका जो कारोबार है जीवन का, तो उसको वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। पहला को आपका बोलता है ऑप्शन, मनुष्य का सामाजिक कार्य, दूसरा मनुष्य का धार्मिक कार्य, तीसरा मनुष्य का आर्थिक कार्य और चौथा आपका है मनुष्य के मनोरंजन कार्य। तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का कितना, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। ए में बोलता है क्या, उत्पादन, बी में उपभोग, सी में वितरण और डी में सरकार का गठन। तो देखिए अर्थशास्त्र में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का किया जाता है, उपभोग का भी किया जाता है, वितरण का भी किया जाता है, लेकिन जो डी नंबर है सरकार का गठन, उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आप लिख देंगे डी नंबर, इसका आंसर मारेंगे सही। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, संख्यांकिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए संख्यांकिकी का जनक किसे कहा जाता है। पहला ए में दिया एडम स्मिथ, बी में दिया रैगनर फ्रिश, सी में दिया माल्थस और डी में दे दिया गॉटफ्राइड एकेनमैन। देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, यहाँ अर्थशास्त्र का जनक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्यांकिकी का जनक। तो संख्यांकिकी का जनक गॉटफ्राइड एकेनमैन था। मतलब आप लिख देंगे इसका आंसर डी मारोगे। क्या मारोगे, डी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन में शब्द संख्यांकिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन में शब्द संख्यांकिकी से क्या तात्पर्य है। ए में आपका है संख्यात्मक मान, बी में आंकड़ा, सी में संख्यांकिकी तथ्य और डी है इनमें से सभी। तो देखिए बहुवचन में संख्यांकिकी से क्या तात्पर्य, संख्यात्मक मान भी होगा, आंकड़ा भी होगा, संख्यांकिकी तथ्य भी होगा, मतलब इनमें से सभी। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। आप आंसर मार दीजिए इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो देखिए अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होगा। ए में दिया केवल मात्रात्मक, बी में दिया है केवल गुणात्मक, सी में दिया है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्थशास्त्र में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। आप इसका आंसर मार दोगे 5 नंबर का सी। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है रचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो इसका विकल्प क्या कौन कौन सा हो सकता है। 1 ए में दे दिया 1, बी में दे दिया 0, सी में दे दिया केवल 2 और डी में दे दिया 2 या 2 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2, यानी आपको मारना है सी नंबर। क्या मारोगे आप, सी नंबर, केवल 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। पहला प्राथमिक आंकड़ों की, दूसरा द्वितीयक आंकड़ों की, तीसरा प्रकाशित आंकड़ों और चौथा आपका दे दिया डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका 7 नंबर में क्या है ना, आंकड़ों की विश्वसनीयता। तो देखिए जो प्राथमिक कार्य करता है वही ना डेटा को एकत्रित करेगा। तो अगर किसी तरह का गलत है या सही जो भी, तो इसका जवाबदेही किसके ऊपर होगा, जो उसका आंकड़ा को एकत्रित कर रहा है। तो कौन आंकड़ा को एकत्रित कह रहा था, मतलब प्राथमिक कार्य जो डेटा को एकत्रित करता है।
तो इसका आपका हो जाएगा प्राथमिक कार्य। क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्य। आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मारोगे ए। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? ए में आपका दे दिया है उत्पादक, बी में दे दिया है निवेशक, सी में दे दिया अन्वेषक या प्रेक्षक और डी में दे दिया है उपभोक्ता। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अन्वेषक या प्रेक्षक। अन्वेषक या प्रेक्षक, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? ए में आपका दे दिया है ईमेल मतलब सर्वेक्षण, बी टेलीफोन सर्वेक्षण, सी में दे दिया है व्यक्तिगत साक्षात्कार और डी दे दिया है डाक सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। मतलब यहाँ जो प्रत्यक्ष संपर्क हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? तो डायरेक्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं कहलाएगा, ये सिंपल जाकर को मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, 9 नंबर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? तो देखिए आपका देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद जनगणना कब हुआ था? उसके पहले वाला आपको नहीं देखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? ए में ऑप्शन दे दिया है 1947, बी में दे दिया 1951, सी में 1948 और डी में क्या दे दिया 1971। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1951। नेक्स्ट 11 नंबर, वर्गीकरण आंकड़ों को खाली स्थान व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया? पहला स्तंभों में, बी में दे दिया है पंक्तियों में, सी खास आधार पर समूह या वर्गों में, डी में दे दिया विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो 11 नंबर आपका देखिए पहला स्तंभों में होता है या पंक्तियों में होता है या खास आधार पर समूह या वर्गों में होता है या विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में होता है। किस में आपका हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। देखिए एक वर्ग जान रहे हैं ना, वर्ग अंतराल जो होता है क्लास इंटरवल, तो इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु जो होता है एक्स हम लोग निकालते हैं ना, तो ये कैसे निकलता है? पहला ऑप्शन दिया ए में उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को, मतलब दोनों को जोड़ के और उसका भागा देंगे 2 को, मतलब ये औसत। बी में दे दिया है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग के, ये भी नहीं होगा। सी नंबर उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल को, ये भी नहीं होगा। डी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को, ये नहीं। आपका इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को। मतलब आपको क्या है L1 और L2 दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे देंगे तो आपका वो मध्य बिंदु निकल जाएगा, 12 का ए आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़े को खाली स्थान चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन सा किस में वर्गीकृत किया जाता है? ए में दे दिया गुणात्मक, बी में दे दिया मात्रात्मक, सी में दे दिया स्थानीय और डी दे दिया विविक्त। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? बी मात्रात्मक। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? ए में दे दिया क्षेत्रफल, बी दे दिया बच्चों की संख्या, डी ए बी, सी में दे दिया पासे पर आने वाली संख्या और डी दे दिया है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। इसका हो जाएगा 14 का डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? तो देखिए पहला ए 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 5।
मिलान चिन्हों की गणना 5 समूहों में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोलता है। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहला ए यहाँ दे दिया क्या, मात्रात्मक, बी में दे दिया पाठ विषयक, सी में दे दिया सारणीकरण और डी दे दिया आरेखीय। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, पाठ्य विषयक। क्या हो जाएगा, पाठ्य विषयक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों की पंक्तियों यानी क्षैतिज तथा स्तंभों ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। ए में आपका दे दिया मात्रात्मक, बी में दे दिया है पाठ विषयक, सी में दे दिया सारणीकरण और डी में दे दिया आरेखीय। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, सारणीकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। मतलब 10 वर्षों के दौरान एक विद्यालय को भी, ठीक है, वह जितना भी स्टूडेंट लोग पढ़ रहा है ना उसको एक सारणीबद्ध कर रहा है। ठीक है, सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों के का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानिक कहलाएगा, बी में कालिक कहलाएगा, या सी मात्रात्मक, या डी गुणात्मक। तो आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये आपका हो जाएगा कालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कालिक। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। देखिए 19 में क्या है। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला ए में आपका दे दिया है बारंबारता आरेख का, बी में दे दिया है दंड आरेख का, सी में दे दिया बारंबारता बहुभुज का और डी में दे दिया है तोरण का। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा, तोरण का। किसका हो जाएगा, तोरण का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। ए में दे दिया संचयी बारंबारता वक्र, बी दे दिया दंड आरेख, सी दे दिया वृत्त आरेख और डी दे दिया अंक गणितीय आरेख। तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, संचयी बारंबारता आरेख। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना, ये भी आपका हो जाएगा 1951, यानी ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। कौन किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का मतलब ब्रिटिश काल में कौन किया था इसका प्रयास। पहला ए में दे दिया फिंडले सिराज, बी में दे दिया बी के आर वीरा, सी में दे दिया दादा भाई नौरोजी और डी में दे दिया है विलियम डिग्बी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सी। 22 नंबर का सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर चलते हैं। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। ए में दे दिया है लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, बी दे दिया है कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, सी में दे दिया है जान माल की हानि हुई और डी में दे दिया है ए तथा बी दोनों। आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए तथा बी दोनों। अब 24 नंबर आइए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। ए में दे दिया आपका पूंजीवादी, बी में दे दिया मिश्रित, सी में समाजवादी और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 ना।
इसका हो जाएगा बी आंसर। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? ए में है पूंजीवादी, बी मिश्रित, सी समाजवादी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा बी। आपका किस प्रकार का? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य था? औपनिवेशिक काल में जब भारत के औद्योगिकरण था तो उसके पीछे विदेशी शासक का क्या उद्देश्य था? पहला, ए में दे दिया भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, बी भारत को एक विशाल बाजार बनाना, सी भारतीय उद्योगों का विकास करना और डी में दे दिया ए तथा बी दोनों। तो आपका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ए यानी भारत को कच्चे माल का निर्यातक भी बना रहा था और भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाह रहा था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? ए केवल मांग के द्वारा, बी केवल पूर्ति के द्वारा, सी मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, डी उत्पादन के द्वारा। तो देखिए, किसी भी वस्तु का मूल्य का जो निर्धारण होता है ना, वो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। मतलब कितना मांग है और उस आधार से कितना पूर्ति हो रहा है, इसी के आधार पर मूल्य का निर्धारण होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? ए में दे दिया 1935 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में और डी दे दिया 1947 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का बी हो जाएगा बाबू। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दे दिया है पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना नाम से नहीं पता चला, पंचवर्षीय मतलब 5 सालों के लिए, सिंपल आपको याद करना है, ठीक है। ए में दे दिया 5 वर्ष, बी 6 वर्ष और सी में दे दिया 4 वर्ष और डी दे दिया 3 वर्ष। तो पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। कितना होती है? 5 वर्षों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? समाजवादी या साम्यवादी, सार्वजनिक या पूंजीवादी? आपका 29 नंबर का हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। 30 नंबर देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ए में 1945, बी 1948, सी 1947 और डी 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1948। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित था? नई दिल्ली, ए में, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी आपका दे दिया है पटना। तो 31 का आपका हो जाएगा आंसर सी कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 32। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक खाली स्थान है, क्या है? ए दे दिया सकल घरेलू उत्पाद, बी दे दिया साक्षरता दर, डी दे दिया, सी में दे दिया जीवन प्रत्याशा और डी में दे दिया है जीवन स्तर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ए में दे दिया 1990, बी में दे दिया 1995, सी में दे दिया 1955 और डी में दे दिया है 2000 ईस्वी। आपका इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर। 1995 में कब किया गया था? 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था।
नेक्स्ट है 34, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? ए में 1991, बी 1995, सी 1996 और डी किया दे दिया है 2004 ईस्वी। तो किस में किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 1991, मतलब ए नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी। अब 35 देखिए, प्रत्यक्ष कर खाद्य स्थान लगाया जाता है तो किसके ऊपर लगाया जाता है? व्यक्तियों की आय के ऊपर, वस्तु के उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर या वस्तु के निर्यात पर। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तियों की आय पर। देखिए प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या? जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। तो ये प्रत्यक्ष कर किसके ऊपर लगाया जाता है? व्यक्तियों की आय पे। जिस व्यक्ति का जैसा आय रहेगा उसको उस पर का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसका हो जाएगा 35 का ए नंबर, व्यक्ति की आय पर। 36 नंबर आप देखेंगे, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? ए में दे दिया वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, बी दे दिया आधुनिकीकरण में सहायता देना और सी दे दिया है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना और डी दे दिया है इनमें से सभी। मतलब इसमें हो जाएगा 36 का डी नंबर, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी गृह मंत्री और डी प्रधानमंत्री। तो देखिए आपका ये जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आपको डी आंसर मार देना है, प्रधानमंत्री। 38, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए में दे दिया 1907 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 1997 ईस्वी और डी दे दिया 1947 ईस्वी। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना आपको कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मतलब आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1907। अब 39, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो ए में दे दिया है 26, बी दे दिया 16, सी दे दिया 30 और डी में दे दिया है 31। तो टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? वो हो जाएगा 30। कितने देशों में? 30 देशों में। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ए दे दिया है IMF, बी में दे दिया IBRD, सी दे दिया है WTO और डी में दे दिया है BRICS, ब्रिक्स। मतलब आपके यहाँ पे ऑप्शन ए है IMF, बी IBRD, सी WTO और डी दे दिया ब्रिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का IBRD नंबर। विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।